मैंने शायद आपके आने में देर हुई होगी। मैंने बताया कि उत्तराखंड में वहाँ की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने बताया गया कि कमेटी ने लोगों से मशवरे लिए और अब उस कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है चीफ मिनिस्टर को और उसमें कई सुझाव दिए गए हैं। उस रिपोर्ट पर अब बहस होगी वहाँ की असेंबली में। तो हमारे इस पर कई बुनियादी सवाल है। पहली बात तो हम ये कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई चीज़ भारत जैसे प्लूरल सोसाइटी में मुमकिन नहीं है। इस तरह की कोशिश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये बात लॉ कमीशन ने भी कही थी कि इस पर अभी 10 साल तक कम से कम इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कोशिश हो रही है उसमें साफ नज़र आता है कि एक तो एक स्टेट का कोई कोड बनता है तो क्या वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, फिर उसमें से ट्राइबल्स को आप अलग करके कर देंगे तो क्या आप उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। और साफ नज़र आता है उसमें जो प्रपोजल्स आए हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो मुसलमानों की प्रैक्टिस में हैं, उनको किसी तरह से ज़ेर बहस लाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए ताकि मुसलमान तकलीफ महसूस करें अपने मज़हब पर अमल करने में। ये जो मेंटलिटी है ये बहुत ख़तरनाक किस्म की मेंटलिटी है। हालांकि वो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है नहीं होता है, 2% बहुत कम तादाद वहाँ मुसलमानों की है, लेकिन इस इशू को लाकर वो पूरे मुल्क को एक मैसेज देना चाहते हैं और पूरे मुल्क में एक किस्म का कम्युनल पोलराइजेशन 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए वो लाना चाहते हैं। ये बात, ये इंटेंशन साफ जाहिर है। ये जो कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका संबंध सीधा 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से है, ताकि माहौल को इमोशनल बनाकर पोलराइज करके लोग जो है आम मुद्दों पर, जो आवाम के मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर बहस करने के बजाय इस तरह के इमोशनल और पोलराइज करने वाले मुद्दों के माध्यम से वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं और फिर इसको दोहराना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कोई चीज़ भारत जैसे एक प्लूरल सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत खिलाफ होगा। अरशद साहब ने कल कहा कि कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए, तो ये मैसेज किधर की तरफ है सर? जो बात जिसने कही है उसी से पूछी जाए। मलिक साहब, एक सवाल है। ये अदालतों के रवैये पर आपने तशवीश भी जाहिर की है, नाराजगी भी जाहिर की है। कल की मुस्लिम फसला बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दोनों हजरात मौजूद थे, वहाँ भी अदालतों के रवैये पर सख्त तशवीश जाहिर की गई, अभी भी कर रहे हैं, उसी का भी इजहार किया गया। तो और उसके साथ साथ आप अदालत में जाने की भी बात करते हैं। तो जब अदालतों का रवैया ये है और आप मायूस हैं, फिर आप अदालत में क्या लेने जाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इससे मुसलमानों में खासतौर से बेचैनी है। उस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए क्या आपके पास कोई लाएअमल है? देखिए, अदालतों के रवैये पर हमारा एहसास जो कल था वो आज भी है कि अदालतों का रवैया जिस तेज़ी के साथ पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अदालतें आगे बढ़कर हुकूमत की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश में लगी हैं और निशाना सीधे सीधे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आती है। ये साफ नज़र आ रहा है। पिछले जितनी चीज़ें हुई हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, फैसला देने वाले चीफ जस्टिस जो थे वो बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए। यहाँ ज्ञानव्यापी में भी जिन साहब ने ये फैसला दिया, एक दिन पहले रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको भी कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो ट्रेंड, अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मसला पैदा होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे। अदालत से ठीक है, गवर्नमेंट से भी हमसे बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी है, उसको ठीक करना, उसको
सही रुख पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अदालतों के रवैये पर हमें तशवीश है और उनका रवैया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। जो इस वक्त लग रहा है कि वो मुतासिर हो रहा है, लेकिन उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है और ज़रूरत पड़ेगी तो अदालतों ही के ज़रिए से हम अपनी चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे। इंजीनियर साहब, सवाल ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद हो या महरौली की मस्जिद हो और तमाम वो मसाजिद जिस पर नजरें हैं, तो आप जैसी तंजीमें क्या कर रही हैं, कौम को क्या मैसेज देंगे कि इसको कैसे बताएंगे, क्योंकि वो बेचैन है, क्योंकि आप लोगों को फॉलो करती है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि हम इनको बचाना चाहते हैं और आप तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या तरीका आपके पास? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम सब सिटीजन मिलकर हुकूमत चुनते हैं और अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतज़ाम करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के रिलीजियस प्लेस या और दूसरे इंस्टीट्यूशन सबकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो असल जिम्मेदारी ये हुकूमत की है। तो हम सब इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं बल्कि सब ये तवज्जो दिलाएंगे हुकूमत को कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं, दूसरे इबादत गाहों, उन सब की हिफाजत करना, कानून के मुताबिक काम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जो हो रहा है उस पर भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, लेकिन क्योंकि मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं और सरकार जो बनी है वो भी हमारे आपके वोट से बनी है, इसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहाँ गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राज धर्म नहीं निभा रही है तो उसको राज धर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके तहत हुकूमत जो है जिम्मेदारियों को निभाए। और सिटीजन्स के या माइनॉरिटीज़ के राइट जहाँ पर उन पर हमला होगा तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, अदालतें हैं, उनके ज़रिए कोशिश की जाएगी, आवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी, आवाम को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आवाम के दबाव से हुकूमतें अपना रवैया बदलती हैं। और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे देश की कमज़ोरी है, हमारी अदलिया कमज़ोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपने पीछे कहा था कि ऐसे जो जज चेंज हो रहे हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है और वो ऐसे फैसले दे जाते हैं, तो क्या अक़लियत के हिसाब से देखा जाए, क्या जमीयत उलेमाए हिंद या जमीयत इस्लामी हिंद इस पर कोई ऐसे जजों पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? जज पे क्या कार्रवाई? हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट उसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो ये तो हुकूमत चुनते इसलिए हैं हम, आप हुकूमत का काम हमसे क्यों कराएं? हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाएं, और नहीं चलाएं तो आप और हम मिलकर हुकूमत को मजबूर करें कि वो उस कानून के मुताबिक काम करें। जी बोलिए एक मस्जिद को शहीद करने के जो कलीदी मुल्जिम के तौर पे जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी उस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, आज भारत सरकार ने ऐलान किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। कैसे देख रही जमात साहब? ये जो पूरा हमारे मुल्क का माहौल है, ये अब जो हुक्मरान है, नफरत की सियासत, दस्तूर के उसूलों की पामाली और जमहूरी जो हुकूक हैं, जमहूरी जो किरदार हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, उन सब को पामाल करते हुए ये मौजूदा सरकार काम कर रही है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही।
ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत क्या दस्तूर के मुताबिक काम कर रही है, कानून के मुताबिक काम कर रही है, डेमोक्रेसी के मुताबिक काम कर रही है, जमहूरी हुकूक के मुताबिक काम कर रही है, इंसान दोस्ती के मुताबिक काम कर रही है। ये असल सवाल देश की जनता से है। हुकूमत से सवाल करने का, मौजूदा हुकूमत से सवाल करने का कोई जवाब ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत तो नफरत ही की बुनियाद पर अपना कारोबार चलाना चाहती है, ऐसे ही लोगों को इनाम देगी। तो हम यहाँ जो देश के जनता के लोग ये कहेंगे कि देश में जो अब माहौल बना हुआ है इसको बदलना चाहिए। मलिक साहब, आपने और इंजीनियर सलीम साहब ने दोनों ने सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है कि ये काम भी अवाम करें, वो काम भी अवाम। हम भी आवामी है ना। अपना काम तय नहीं किया आप लोगों ने। जी, पहली बात आपका सवाल आ जाए। एक तो सवाल यही है कि अपनी जिम्मेदारी आपने तय नहीं की, सब अवाम पे डाल दिया है। दूसरा सवाल ये है कि उसके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह मॉब लिंचिंग की एक लहर शुरू हो गई है, जहां जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा जा रहा है और जो नहीं कर रहा है उसकी पिटाई हो रही है, और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहा है। एक बात तो ये, दूसरा ये जो अदालतों के फैसले हैं इस पर भी बेचैनी है। इस सवाल का जवाब ये सलीम साहब ने नहीं दिया। मैं आपसे चाहता हूँ इस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर नौजवानों को समझाने के लिए आपके पास क्या है कहने के लिए? जी, तो आपने सवाल किया तो आपको जवाब भी जरा सुकून से सुनना है। पहली बात तो यह है कि हम देश की जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हुकूमत असल नहीं है, अवाम असल है। अवाम की ताकत से हुकूमतों को बदला जा सकता है, इसलिए हम अवाम ही से बात करना चाहते हैं। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, गैर मुस्लिम भाइयों में जो इंसाफ पसंद समझदार लोग हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों में, गैर मुस्लिम समाज में सारा का सारा समाज ये फिरका परस्तों, तंग नजर और नफरत के कारोबारियों के पीछे नहीं है। अब भी समाज में इंसाफ पसंद लोग गैर मुस्लिम भाइयों में मौजूद हैं। हम गैर मुस्लिम भाइयों के उस इंसाफ पसंद समाज से इस बात का तकाजा करते हैं और उनकी हम मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें कि हम सब मिलकर ये नफरत के जो कारोबारी हैं, ये जो नफरत से हुकूमत करना चाहते हैं, इनको हम लगाम देने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी ज्यादातर गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद शहरियों की है, इंसाफ पसंद दोस्तों की है। हम उनसे बात करना चाहते हैं। जहां तक मुस्लिम नौजवानों का ताल्लुक है, यकीनन उनके अंदर मौजूदा हालात में बेचैनी है और बेचैनी के माकूल वजूहात हैं। इसलिए हम बार बार उनसे कल भी हमने कहा कि हम कैसे कहें कि वो सब्र करें, तहम्मुल करें। सब्र करने, तहम्मुल करने की दरखास्त करने की भी एक हद होती है। हम अब भी चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल में रहें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर ये जो मौजूदा हालात हैं इसको बदलने के लिए वक्त चाहिए। उसके लिए सबसे अहम बात जो हम कहते हैं कि जो सोशल चेंज है, सोशल इंगेजमेंट है, सोशल एक्टिविटीज हैं, अपना जो सोशल स्ट्रेंथ है, समाजी कुव्वत को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मायूस होकर, परेशान होकर घर में बैठना नहीं है। दूसरा काम यह है कि जो अब मीडिया की ताकत है, इंटरनेट की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, सन्नाटा तोड़ना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। हर शहरी को जो जिम्मेदार है, जो समझ रहा है कि हुकूमत गलत कर रही है, जो समझ रहा है कि अदलिया का रुख सही नहीं है, जो समझ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया सही नहीं है, तो इस पर अपने जबान को खोलना और सोशल मीडिया की ताकत से कानून के अंदर, अदब के अंदर, अखलाक के अंदर, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तीसरा यह है कि पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ के उन तमाम लोगों को जो इंसाफ पसंद है वो एक सियासी ताकत बनने की कोशिश करें, कौमी सतह पर भी, नीचे ग्राम पंचायत की सतह पर। एक दिन में हालात नहीं बदलेंगे। आज भी जो फिरका परस्त लोग यहाँ पर हैं, जिनके हाथों में मुल्क का इख्तिदार है, जो तंग नजर हैं, वो एक दिन की मेहनत से नहीं आए और हम एक दिन की मेहनत से नहीं हटा सकते। तो इसलिए हम मुस्लिम नौजवानों से भी और गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद लोगों से भी ये कहेंगे कि मौजूदा मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं और गलत हाथों में हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। इनको बदलने की ताकत अवाम में है, इसलिए अवाम से बात कर रहे हैं।
ये असल इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है ये CAA-NRC का जो प्रोटेस्ट था उसके दौरान भी काफी सपोर्ट मिला जो गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद लोगों की आप बात कर रहे हैं। अभी हाल में EVM को लेकर एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट प्राचा इन दोनों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में गए उसके तो और उसको लेकर उन्होंने कॉल दिया और इस तरह के तमाम जो जिन इश्यूज की बात हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तमाम इश्यूज पर एडवोकेट भानु प्रताप जो है वो एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं प्रोटेस्ट का। वो इस बात की शिकायत लेकर अब मीडिया में इधर दो चार दिनों से खुलकर बोलने लगे हैं कि जब मुसलमान को आवाज देते हैं वो नहीं आता है साथ में EVM के मामले पर। और EVM को कहते हैं वो कि राम मंदिर से बड़ा इशू EVM का है, उस पर मुसलमान नहीं, मुसलमानों को अगर आप सवाल कर लीजिए जी कोई रिलीजियस मामला उनका होता है तो उस पर लाखों की भीड़ हो जाती है। लेकिन उनकी बात मैं सुन चुका, आपका सवाल है। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि उनकी शिकायत पर आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे हैं कि तो इंसाफ पसंद लोगों के पास जाएंगे, लेकिन आप जा तो नहीं रहे अमली तौर पर, पूरा कोई मुसलमानों की तरफ से नहीं जा रहा, गिने चुने लोग जाते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि उनकी शिकायत जायज लगती है। उनकी शिकायत है नहीं है, जायज है नहीं है, वो फैसला तो आप करेंगे, आपको हक है उस पर फैसला करने का। लेकिन EVM का जो मसला है, EVM के मसले में अवाम को और माहिरीन को शक है कि ये EVM नतीजे पे असरअंदाज हो रहा है, इसमें कोई उलटफेर का इम्कान है। तो ये जो बात है इसको हम समझ रहे हैं और उस पर हम भी अपनी बात बार बार पेश कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि EVM के मसले को हल करने के लिए क्या ऐसा तरीका इख्तियार करें हम कि लोगों में अब ये बात जहन में आ जाए कि अब वोट डालने की क्या जरूरत है, पोलिंग स्टेशन जाएं क्यों, तकलीफ उठाएं क्यों। अगर हम पोलिंग स्टेशन जाएंगे, EVM का इस्तेमाल करेंगे, तब भी कोई सही बात नहीं होगी, तो हम पोलिंग स्टेशन को ही जाना छोड़ दें। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि लोगों में इतनी बेजारी मत लाइए, यानी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग वोट ही ना डालें। इसलिए EVM की गड़बड़ वो बिल्कुल सही है, उसके हल की जो कानूनी कोशिशें हैं, अवामी कोशिशें हैं, उसमें हम शरीक होंगे, लेकिन अपोजिशन सियासी पार्टियों का रोल होना चाहिए। जब तक अपोजिशन की जो सियासत में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन में उस इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगी, वो इस किस्म की जो छोटी मोटी मुहिम है वो मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन उनकी बातों से हमको इत्तेफाक है, हस्बे जरूरत हम ताउन करते हैं। अब मसला ये है कि हर कोई फर्द उठकर कहे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी मेरा साथ नहीं दे रही है। यानी कई इश्यूज पर हम लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ जाते हैं, और जितना हमारे अंदर ताकत है उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन EVM का मसला दो धारी तलवार है, इससे क्या पोलिंग को रोकना है या सिर्फ EVM की शिकायत करना है। अगर EVM की सिर्फ शिकायत है, उस पर कुछ कानूनी बात करना है तो हम साथ में हैं, लेकिन इसकी वजह से पोलिंग प्रोसेस में पोलिंग डालने नहीं जाना है तो उसमें हम उनके साथ नहीं। नहीं, मैं बात सिर्फ EVM की नहीं हो रही है, तमाम पॉलिटिकल इश्यूज की बात हो रही है कि मुसलमान नहीं आता है पॉलिटिकल इश्यूज में, सिर्फ बातें और बेचैनी की बात। ठीक है, आपकी बात आ गई, हमारा जवाब सलीम साहब से एक सवाल है हमारा कि आपने अभी बजट का जिक्र किया और उसमें ये कहा है कि बजट में जो माइनॉरिटी और खासतौर से जो मदारिस का मसला है उसको आपने 5 करोड़ इस बार जो है बजट में बढ़ा दिया गया है। आपने एक तरह से कहा कि ये इत्मीनान की बात है। नहीं गलत, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं। मैंने जो कहा दोबारा सुनिए। नहीं, हमारा उसके आगे का सवाल ये है, 10 करोड़ था पहले 10 करोड़ था, उसको घटा के 2 करोड़ किया गया, फिर 5 करोड़ और अब 5 करोड़ किया गया। हाँ, तो ये घटाना ही हुआ ना। 10 करोड़ से 10 करोड़ था कभी, उससे एकदम घटा के। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पे हियरिंग चल रही है, ठीक, और मिल्लत इसको लेकर फिक्रमंद है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो तहफ़्फ़ुज़ का मसला मदारिस का खड़ा हो गया है, उसको लेकर के जमात इस्लामी की राय क्या है? कैसे मिल्लत के साथ है हम इस मामले में। नहीं, कैसे निपटा जाएगा? जी आएगा, मसला जा रहा है जी। और कोई सवाल? धन्यवाद। शुक्रिया। ओके।